Good morning, everyone. Good morning. Good morning. या लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, नहीं? लास्ट क्लास हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे। कुछ डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं प्लीज। अगर बेसिक कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर वीसीआरएस स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर वीसीआरएस स्टार्ट कर देंगे। बताइए प्लीज। या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कोई डाउट, कुछ पूछना चाहेंगे? The working temperature in evaporator and condenser. The working temperature in evaporator and condenser coil of a refrigerant or a refrigerator are minus 30 degrees Celsius and 32 degrees Celsius respectively. 30 degrees Celsius, minus 30 and 32 degrees Celsius respectively. If actual temperature sorry, if actual COP of refrigerant या refrigerator is 0.75 times of maximum COP. Then find power input for a refrigeration capacity of 5 kilowatt. रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 5 किलोवाट बनाइए प्लीज। सॉल्व कीजिए एक बार।
1.7 किलोवाट, सूरज का आंसर आया 1.7 किलोवाट। बाद बाकी स्टूडेंट, बाद बाकी स्टूडेंट का क्या विचार, मैं बनाऊं? देखो ध्यान से, सीओपी मैक्सिमम सबसे पहले निकाल लो। सीओपी मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो देखो -30 डिग्री सेल्सियस है, तो -30 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 62, कितना आ गया सीओपी मैक्सिमम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीओपी मैक्सिमम? जल्दी बताइए। दैट इज आई थिंक 3.92 ना, 3.92, 3.92। तो सीओपी एक्चुअल की अगर बात करेंगे तो सीओपी एक्चुअल बराबर हो जाएगा 0.75 इंटू 3.92, मतलब कितना हो गया 2.94। और हमने आपको बताया था कल फॉर्मूला, सीओपी इक्वल्स टू होता है आरसी अपॉन पी इन। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन। आरसी कितना दिया हुआ 5 किलोवाट अपॉन 2.94, so that is 1.7 kilowatt। सही है, that is 1.7 kilowatt। हो गया यहां तक? shall we go for next? shall we go for next? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर, the ratio of minimum to maximum temperature in a Carnot cycle, in a Carnot cycle is 0.8, is 0.8. If a heat pump, if a heat pump is added या is operated between same temperature limit, between same temperature limit, between same temperature limit, then find its COP, then find its COP. बनाइए प्लीज। COP 5 आया, वन 1.25,
0.25 क्या रजत? चलो देखो मैं बनाता हूं। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, देखो क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ द मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर T लोअर बाई T हाइयर इक्वल्स टू 0.8। आपसे सीओपी ऑफ हीट पंप पूछ रहा है, तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू होता है T हाइयर बाई T हाइयर माइनस T लोअर। तो इसको लिख दो ऐसे 1/1 माइनस T लोअर बाई T हाइयर। क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8, कितना हो जाएगा 1/0.2, सो दैट इज 5। सिंपल से तो क्वेश्चन था। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब। इसमें कहीं कैलसी उठाना ही नहीं है, सिर्फ देखना है और आंसर बताना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना और आंसर बताना है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब। इस सब में मिस्टेक करना बहुत 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 गलत चीज हो जाएगा। आगे बढ़े, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट। जिनका 1.25 आया है, 0.25 आया है, देखें कि वो मिस्टेक कहां कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर। चलिए देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और लें, क्वेश्चन और लें या आगे बढ़ जाएं, या क्वेश्चन और लगाओगे? क्वेश्चन है, अ कंडेंसर ऑफ refrigerator, a condenser of refrigerator rejects heat at a rate of 120 kilowatt, at a rate of 120 kilowatt, while the power input is 30 kilowatt. Well, the power input is 30 kilowatt. ठीक है ना? Find COP of refrigerator. थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बस लैंग्वेज को। दीपू का आंसर आ गया 4, ठीक है। शरण का भी आंसर आ गया 4 ही सही है क्या? और किसी का? और किसी का कुछ? 4। सूरज का आ गया 3, 4। 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर 4 नहीं है, आंसर 3 है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोल रहा है, अ कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट हीट। सीओपी होता है, सीओपी इक्वल्स टू आरसी अपॉन पी इन। तो यहां पे आरसी नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको आरसी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये हीट दे रहा है आपको 120, और इसके लिए इस पे वर्क कितना करना पड़ा है, सॉरी
हाँ, इससे के लिए पावर इनपुट कितना है 30 किलोवाट, तो ये होगा आरसी। तो आरसी कितना हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। समझ में आया बात या नहीं? आरसी हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रहा है, और हम हीट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं ना कि हीट रिजेक्शन की। तो ये हो गया आपका 90/30, सो दैट इज 3। दैट इज 3 नॉट 4। आंसर इज 3 नॉट 4। आगे बढ़े, शैल वी गो फॉर नेक्स्ट? शैल वी गो फॉर नेक्स्ट? कॉपी हो गया सबका? क्वेश्चन है, a refrigerating machine working on reverse Carnot cycle. Reversed Carnot cycle consumes 6 kilowatt. Consumes 6 kilowatt of power. 6 kilowatt of power for producing a refrigeration capacity of 6 kilowatt, sorry, of 1000 kilojoule per minute. To maintain a region at minus 40 degrees Celsius, then find higher temperature in degree Celsius. Then find higher temperature in degree Celsius. बनाइए please. Then find higher temperature in degree Celsius.
किसी का आंसर आया 43.88 डिग्री सेल्सियस। और किसी का कुछ? चलो देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है? अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 6 किलोवाट ऑफ पावर फॉर प्रोड्यूसिंग अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 1000 किलो जूल पर मिनट। ठीक है। टू मेंटेन अ रीजन एट -40 डिग्री देन फाइंड हायर टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। हायर टेम्परेचर पूछ रहा है तो सबसे पहले तो सीओपी निकाल लो। तो सीओपी इक्वल्स टू होता है आरसी अपॉन पी इन, यही होता है। यहां पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है 1000 किलो जूल पर मिनट, तो आरसी इक्वल्स हो जाएगा 1000/60। कितना आ गया? 1000/60। कितना आया? मैं ही कर लेता हूं। नहीं, सिक्सटीन पॉइंट 66 किलोवाट। अब यहां पुट कर दो 16.66 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया? 2.77। अब क्या होता है? सीओपी इक्वल्स टू होता है टी लोअर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर, टी लोअर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो आपको सीओपी तो पता है 2.77 अपॉन इक्वल्स टू टी लोअर। टी लोअर कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 कर दीजिए, 273 -40, 273 -40, तो ये आ गया आपका 233 डिवाइडेड बाय टी हाइयर माइनस टी लोअर, टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो टी हाइयर माइनस टी लोअर आ गया आपका कितना? 233 डिवाइडेड बाय 2.77, ये हो गया आपका 84.1155। 233 84.1155। टी लोअर कितना है? अब निकाल सकते हैं आप टी हाइयर। टी हाइयर निकाल सकते हैं ना। टी हाइयर इक्वल्स टू हो गया 84.1155 माइनस टी लोअर, माइनस टी लोअर। यस और नो? अरे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी गो फॉर नेक्स्ट? प्लीज
मतलब क्या लिख रहे हो दीपू, नहीं पता चला? प्लस टी लोअर क्यों होगा? अच्छा सॉरी, हाँ यहां प्लस टी लोअर होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लस टी लोअर होगा, सॉरी। क्या दिक्कत हुआ बताइए, क्या दिक्कत हुआ? कल आए थे क्लास में? फिर दिक्कत क्या हो, प्रॉब्लम क्या है? ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है? सीओपी इक्वल्स टू आरसी अपॉन पी इन, क्या ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं? क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? सीओपी इक्वल्स टू आरसी अपॉन पी इन, यस और नो? सीओपी इक्वल्स टू आरसी अपॉन पी इन, ये फॉर्मूला क्या आपको पता है? हाँ या ना? जल्दी रिप्लाई कीजिए। आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है? ये फॉर्मूला आपको पता है, तो बस यहां से सीओपी निकाल के यहां से इक्वेट कर दिए हैं, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन में। जब तक आप क्वेश्चन बनाइएगा नहीं, तब तक आप सोचिएगा कि क्वेश्चन हमें बैठ के समझ में आ जाए, तो ये नहीं होगा। जो बनाएंगे उन्हीं को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बाद बाकी सब आइसोलेट रहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बनाना ही तो था। सीओपी आरसी दिया हुआ है आपको, पी इन दिया हुआ है, पुट किया, वैल्यू निकल गया। फिर यहां पे टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर, आपको टी हायर निकालना है, टी लोअर दिया हुआ है, सीओपी आपने फाइंड आउट कर लिया, टी हायर निकाल दिया। आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A domestic refrigerator back bracket T lower equals to 2 degrees Celsius handle a refrigeration load of 8000 kilojoule per day. 8000 kilojoule per day. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. The COP of refrigerator .15 times 0.15 times maximum COP. Maximum COP. Then find daily electricity consumption.
देन फाइंड डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर, बनाइए प्लीज। देन फाइंड डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर। थ्री 3.77 किलोवाट ना, किलोवाट में निकालना ही नहीं है, किलोवाट आवर में निकालना है। किलोवाट में निकालना ही नहीं है, निकालना है किलोवाट आवर में। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड इन किलोवाट आवर, यू हैव टू फाइंड इन किलोवाट आवर। आपको किलोवाट आवर में निकालना है। 196.23 किलोवाट आवर, मतलब एक दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, 196 यूनिट। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अगर एक दिन में 196 यूनिट खर्च होता है तो सोचो 30 दिन में कितना खर्च होगा, और सोचो बिजली बिल कितनी आएगी सिर्फ सिंगल फ्रिज से। क्या विचार, मैं बनाऊं? चलो मैं देखता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि वो बनाए ही नहीं आज तक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा संभव नहीं, डेटा बहुत क्लियर लिखता है क्वेश्चन में। आप बोलोगे कि जैसे अभी बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि पावर इनपुट क्या है और टी हायर कौन सा है, टी लोअर कौन सा है। तो देखो तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 6 किलोवाट। तो नहीं पता चल रहा है क्या पावर इनपुट कौन सा है। हाँ, अगर यहां लिख दिया है कंज्यूम्स 6 किलोवाट, तो आपको यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा पावर इनपुट दिया हुआ है, कौन सा आरसी दिया हुआ है, कौन सा टेम्परेचर हायर लोअर दिया हुआ है। तो बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि डायरेक्टली लिख रहा है, खुल के लिख दिया है, ये कोई इनडायरेक्ट बात भी नहीं है। कंज्यूम्स लेता है 6 किलोवाट, ठीक है। क्यों लेता है? फॉर प्रोड्यूसिंग अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। यह भी लिख दिया है कि आरसी जो है वो 1000 किलो जूल पर मिनट है।
इसके बाद ये भी लिख रहा है टू मेंटेन अ रीजन एट -40°C, किसी रीजन को -40 पर रखना है, इस कारण से ले रहा है, तो ये लोअर टेम्परेचर है। मतलब आपने कल का क्लास बिल्कुल ही अटेंड नहीं किया है। बैठने से क्लास थोड़ी ना हो जाता है। अगर एक बात बताओ कि आपने क्लास ओपन किया, बैठ गए, तो क्या आपने क्लास कर लिया? क्लास करने का मतलब होता है कि जो मैंने बताया था, क्या वो वर्ड आपने फॉलो किया? क्या जो मैंने बताया था, क्या आपने रूम पे प्रैक्टिस किया? क्या आपने नोटबुक बनाया? अगर नहीं बनाया तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे आपका जो आया है। जो बच्चे ने कहा है ना कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि दिया हुआ क्या है, वो इसी का नतीजा है। देखिए ध्यान से यहां पे, अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है, हैंडल्स अ रेफ्रिजरेशन लोड ऑफ 8000 किलो जूल पर डे। ये क्या दिया हुआ है? 8000 किलो जूल पर डे लोड हैंडल करता है। ये क्या दिया हुआ है? आरसी। ये दिया हुआ है आरसी। द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30°C। ये दिया हुआ है टी हाइयर। द सीओपी ऑफ द, सीओपी पहले निकालो, सबसे पहले निकालो सीओपी मैक्सिमम। तो सीओपी मैक्सिमम इक्वल्स टू हो गया 2°C है ना, तो 275 डिवाइडेड बाई 32 कितना आया बताइएगा? 275 डिवाइडेड बाई 32 कितना आ गया? 275 डिवाइडेड बाई 32 कितना आ गया? 9.82। 9.82 ठीक है। तो सीओपी एक्चुअल निकाल दें, तो सीओपी एक्चुअल इक्वल्स टू हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.15 टाइम्स 0.15 सीओपी मैक्सिमम, ठीक है ना? 0.15 टाइम्स सीओपी मैक्सिमम। यहां 28 होगा ना? यहां 28 है, सही बिल्कुल। यहां पे 28 होगा क्योंकि टी हाइयर माइनस टी लोअर होता है ना। एम्बियंट का मतलब होता है एटमॉस्फियर। एम्बियंट का मतलब होता है एटमॉस्फियर। ठीक है ना? ये होता है फॉर्मूला सीओपी इक्वल्स टू टी लोअर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 275 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 2। मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था +2, यहां मुझे -2 ध्यान रह गया। ठीक है, यहां मुझे -2 ध्यान रह गया था, इसी कारण से यहां पे आ गया ये। अब बताइए ये कितना आ गया सीओपी एक्चुअल? सीओपी एक्चुअल कितना आया बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीओपी एक्चुअल? 1.47। 1.47। अब चलिए देखिए ध्यान से, सीओपी इक्वल्स टू होता है आरसी अपॉन पी इन। तो यहां पे पी इन निकल जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 1.47 कितना आ गया? 8000 डिवाइडेड बाय 1.47 कितना आया? 8000 डिवाइडेड बाय 1.47 कितना आ गया? 5442 सही है ना? 5442.17 17 नहीं, क्या यूनिट रहा? किलो जूल पर डे। किलो जूल पर डे। अब यहां से देखना कैसे सॉल्व होगा, यहां से बड़े आराम से देखना। 1 डे, एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है?
अगर हम बात करें एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहा है, तो हमने कहा 5442.17 किलो जूल कंज्यूम कर रहा है। सही है क्या? ये लाइन सही लिखा हुआ है, एक दिन में इतना किलो जूल कंज्यूम कर रहा है। सही लाइन लिखा हुआ है, गलत? सही है। आपको चाहिए किलो वॉट आवर में, आपको चाहिए किलो वॉट आवर में, तो यहां कर दें किलो जूल पर सेकेंड और इनटू सेकेंड। कोई दिक्कत है आपको? किलो जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड कर सकते हैं, हाँ या ना? किलो जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। अब अगर हम बात करें किलो जूल पर सेकेंड, तो ये होता है वॉट, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 5442.17 किलो वॉट सेकेंड। आपको किलो वॉट आवर चाहिए, आपको चाहिए किलो वॉट आवर, तो लिख सकते हैं 5442.17 डिवाइडेड बाय 3600 किलो वॉट आवर। किसको केल्विन में चेंज करना है? इसको कर दो ना, क्या दिक्कत है? तो यहां कर दो प्लस 273 और यहां भी कर दो प्लस 273, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं कुंदन, आप करके देख लो, बात तो वही आएगा, क्योंकि यहां प्लस 273 करेंगे, यहां माइनस 273, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस करो या ना करो, बात में कोई अंतर में कोई आएगा नहीं। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा 303 माइनस 275, तो 273 तो कैंसिल ही होना है ना दोनों साइड से। अगर सिर्फ 60 होगा तो ये मिनट हो जाएगा ना, अगर ये सेकंड है तो अगर सिर्फ 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट बनेगा ना। ये भी बताना पड़ेगा क्या सूरज, कि 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, ये भी बताना पड़ेगा। इक्वल्स होता है 1 मिनट, हाँ, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। आगे सबको समझ में, या किसी कोई दिक्कत भी है? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी, मतलब किसी को 1.511 किलोवाट आवर। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रेफ्रिजरेटर स्टोरेज, a refrigerator storage is supplied with is supplied with 3600 kg of substance, 3600 kg of substance at a temperature of 27 degrees Celsius, comma, the substance has to be cooled
to -23 degree Celsius. -23 degree Celsius. The cooling takes place in 10 hours. The cooling takes place in 10 hours. The specific heat of substance the specific heat of substance is 2 kilojoule per kg. 2 kilojoule per kg Kelvin above the freezing point. Above the freezing point. Above the freezing point, and 0.5 kilojoule per kg Kelvin. 0.5 kilojoule per kg Kelvin below freezing point. Below the freezing point, and freezing point is -3 degrees Celsius. Latent heat of freezing is 230 kilojoule per kg. Find power required if the actual COP is half of the maximum COP. बनाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है? फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी जस्ट।
552। और किसी का, और किसी है कुछ रिजल्ट, किसी और का कुछ आया हो? नहीं? देखो ध्यान से, सबसे पहले तो निकाल लो सीओपी मैक्सिमम। सबसे पहला काम करो सीओपी मैक्सिमम निकालने का, ठीक है? तो आपको दिया हुआ है टी लोअर और टी हायर, मेरे ख्याल से 27 डिग्री सेल्सियस हायर और लोअर है 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाय 50, मतलब ये हो जाएगा 5। सही है? तो सीओपी अगर हम निकालेंगे एक्चुअल, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 5, मेरे ख्याल से ये आ गया 2.5। यहां तक किसी का कोई दिक्कत है? यहां तक भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए प्लीज। मेरे ख्याल से यहां तक तो सब कर लिए होंगे, सीओपी मैक्सिमम और सीओपी एक्चुअल का काम तो सबका हो चुका होगा, नहीं? अब इसके आगे की बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको कि पावर रिक्वायर्ड पूछ रहा है आपसे, पावर रिक्वायर्ड। तो सीओपी मैक्सिम सीओपी एक्चुअल इक्वल्स टू होगा आरसी अपॉन पी इन। अब जब तक आरसी नहीं निकलेगा तब तक तो काम चलने वाला नहीं है। क्या दिक्कत है सीओपी एक्चुअल में? सीओपी एक्चुअल में क्या दिक्कत है रजत? क्या दिक्कत है बताइए, प्रॉब्लम बताइएगा, तब तो दिक्कत है से नहीं काम चलेगा ना। सीओपी एक्चुअल का ये फॉर्मूला थोड़े ना है, यहां लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ते ही नहीं हो ना, सबसे बड़ी बात है। एक्चुअल सीओपी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीओपी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल सीओपी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीओपी। एक्चुअल सीओपी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीओपी, ये यहां लिखा हुआ है, फॉर्मूला कहां है? अभी यहां पे 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, एक में तुम क्यों पढ़ोगे? क्वेश्चन तो मैंने अपने लिए लिया है ना, आपके लिए थोड़ा ना दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ते कहां हो? अभी यहां से 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, एक में था सीओपी 0.75 टाइम्स, एक में था सीओपी 0.15 टाइम्स, अब दिए सीओपी 0.5 टाइम्स, और अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो बात ही अलग है फिर। अब हमें निकालना है आरसी। अब देखो ये आरसी की कहानी समझो, आरसी अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। हमें 27 डिग्री सेल्सियस से, समझना यहां पे, हमें 27 डिग्री सेल्सियस से कूल करना है कहां तक? -23 डिग्री सेल्सियस तक, यही ना? 27 से -23 डिग्री सेल्सियस तक हमें कूल करना है। बीच में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे ये सॉलिडिफाई होने वाला है, वो है 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं? यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mc1 del T, ठीक है ना? mc1 del T। अब यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पहले यहां पे फेज चेंज होगा। जब आपका -3 पे आएगा तब पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई होगा, तो यहां पे डेल्टी नहीं होगा, यहां पे होगा m इंटू एल, बताया था कल शायद, ठीक है? m इंटू एल, कल नहीं, बहुत पहले बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स में ही ये सब चीज, m इंटू एल। अब फिर यहां से लेके यहां तक फिर से टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये हो गया mc2 del T,
1 और ये हो गया डेल टी 2। अब देखो आरसी निकाल रहे हैं यहां पे, बड़ा आराम से देखना। आरसी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आरसी इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो एम यहां भी है, एम यहां भी, एम यहां भी, कॉमन ले ले। तो एम हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद यहां क्या लिखा हुआ C1, तो अबव द फ्रीजिंग पॉइंट कहीं दिया हुआ है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज 2 किलो जूल पर kg अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया 2 इंटू डेल टी, तो टेम्परेचर हुआ 27 से -3, मतलब चेंज कितने का हुआ 30 का। 27 माइनस -3 तो +3, प्लस एल लेटेंट हीट, वो भी दिया होगा कहीं आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग इज 230 और प्लस सीपी दिया हुआ है आपको कितना, पॉइंट एंड 0.5 किलो जूल पर kg बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0.5 इंटू -3 प्लस 23, -3 प्लस 23। अच्छा, ये जो यूनिट आएगा ये आरसी नहीं आएगा, ये आरई आएगा। आपको दे रहा है कितने देर में हो रहा है ये काम, कितने देर में कूलिंग हो रहा है, इन 10 आवर्स। तो अपॉन 10 इंटू 60 इंटू 60 कर दो, अब हो जाएगा। तो यहां पे आप कर दो आरसी इक्वल्स टू हो गया, एम कितना है 3600 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3600, और इसको सॉल्व करो अब। तो 27 और 3 30, 60 प्लस 230, 60 प्लस 230 और प्लस ये 20 हो गया और इंटू 0.5 10। तो ये और ये हो गया कैंसिल, सॉरी ये और ये हो गया कैंसिल। तो ये हो गया 1/10 इंटू 60 और 30, 90 और 10 100, 300। तो ये आ गया आपका 30 किलोवाट, ये आ गया आपका 30 किलोवाट। यहां पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज पी इनपुट इक्वल्स टू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल्स टू 12। इक्वल्स टू 12। समझ में आया बात या नहीं? बिल्कुल आराम से इसको समझ के कॉपी कीजिए। इस साइड अगर कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क। हो गए यहां तक? कॉपी कर लिए? कॉपी हो गया?
हो जाए तो बताइएगा। आगे बढ़े। आरसी जो होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है। क्या होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी? कि स्टोरेज स्पेस से कितना हीट निकाला गया। तो ये स्टोरेज स्पेस है जिसमें 3600 केजी 3600 केजी कोई सब्सटेंस रखा गया है। तो इससे कितना किलोवाट निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है हीट, इसकी बात हो रही है। तो जब ये सप्लाई किया गया तो ये था 27 डिग्री सेल्सियस पे, और इसे करना है -23 डिग्री सेल्सियस पे। 27 से इसका टेम्परेचर घटा के -23 पे करना है। तो इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा या हीट निकालना पड़ेगा? इसमें हीट ऐड करना पड़ेगा या इससे हीट रिमूव करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, बिल्कुल, इससे हीट निकालना पड़ेगा। तो अब इससे हीट कितना निकालना पड़ेगा, समझ में आया बात? इससे हीट कितना निकालना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन आ रही है। तो एक है 27, एक है -3 और एक है -23। यहां तक जाना है इसको। तो एक्चुअली जब यहां से यहां आएगा तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा। तो उस टाइम में कहते हैं हम सेंसिबल हीट, उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। हमने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, आप पढ़े अगर होगे तो, कि हीट जो है वो दो टाइप का होगा, एक होगा सेंसिबल हीट और एक होगा लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो हीट होता है जो टेम्परेचर चेंज करने का काम करता है, और लेटेंट हीट वो हीट होता है जो फेज चेंज करने का काम करता है। लेटेंट हीट वो हीट होता है जो फेज चेंज करने का काम करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक पहले टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कितना? mc1 ΔT। अब यहां पे आके फेज चेंज हो रहा है तो ml, और फिर यहां से यहां तक mc2 ΔT। ये समझ में आया रजत? ये समझ में आया यहां तक या अभी भी नहीं आया? अब सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ दो तो आरसी निकल जाएगा। तो आरसी इक्वल्स टू m, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया। अब इसके बाद C1 और ΔT आपको है 27 -3 प्लस L और प्लस C2 -3 -23, खत्म बात। लेकिन अब देखना यहां पे, ये तो आया आपका क्या, ये केजी है और ये जो यूनिट है आपका किलो जूल पर केजी केल्विन है। तो यहां पे कितने टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ना कैपेसिटी निकालने के लिए। तो टाइम कितना है? 10 घंटे। तो 10 घंटे का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बोलते 10 घंटे का मतलब क्या हुआ, तो 10 घंटे का मतलब हो गया इंटू 3600 सेकेंड। तो अब ये आ गया आपका किसमें? किलोवाट में। बस यही काम किए। आगे बढ़े। Shall we go for next? चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।
हेडिंग डालिए वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VCRS, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा आगे भी बढ़ना है, नहीं तो पता चला एक ही चैप्टर में हम लोग 20 घंटे लगा दिए। वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए ध्यान से, जब हम वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है एक इवेपोरेटर। तो ये है इवेपोरेटर, ये है एक इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट इन होगा, देखना बिल्कुल ध्यान से। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट जो है वो इन होता है, ठीक है, और इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आउट होता है। अब ये इवेपोरेटर क्या करता है पता है? ये इवेपोरेटर ही आपकी डिजायर्ड पूरी करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है हीट एक्सट्रैक्शन कहां पे होता है? हीट, सुना ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कि वीसीआरएस में हीट एक्सट्रैक्शन कहां होता है, हीट रिजेक्शन कहां होता है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज कहां होता है, प्रेशर इंक्रीज किस डिवाइस में होता है। तो ध्यान रखना है, हीट एक्सट्रैक्शन जो है वो इवेपोरेटर में होता है। इवेपोरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये यहां से जाता है कंप्रेसर के अंदर, ये बना हुआ है यहां पे कंप्रेसर। ये बना हुआ है यहां पे कंप्रेसर, तो ये गया कंप्रेसर के अंदर, ठीक है ना, ये गया कंप्रेसर के अंदर। अब ये कंप्रेसर से निकलता है, तो कंप्रेसर से निकलने के बाद जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है, जो हीटेड हो चुका है, जो गर्म हो चुका है, वो अपना हीट बाहर निकालता है, वो अपना हीट बाहर निकालता है, और इसके बाद ये जाता है आपका एक्सपेंशन वाल्व में, और फिर यहां से जाता है आपका फिर से इवेपोरेटर में। अब समझना, इवेपोरेटर में क्या होता है? अगर किसी ने पूछा इवेपोरेटर में होता क्या है, तो इवेपोरेटर में हीट एक्सट्रैक्ट होता है। कहां से? स्टोरेज स्पेस से। दो ही प्रेशर होते हैं, एक इवेपोरेटर प्रेशर, एक कंडेंसर प्रेशर। इवेपोरेटर है लो प्रेशर पे, कंडेंसर है हाई प्रेशर पे। तो अब अपना काम क्या है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक रेफ्रिजरेंट को पहुंचाना, क्योंकि जब कंडेंसर में जाएगा तभी तो हीट रिमूव होगा, जब कंडेंसर में जाएगा तभी तो हीट रिमूव होगा। तो कंडेंसर में भेजने के लिए हम लोग करते क्या है, यहां पे कंप्रेसर यूज कर लेते हैं, यहां पे हम लोग कंप्रेसर यूज कर लेते हैं। अब इस कंप्रेसर के थ्रू ये जाता है कंडेंसर में, जहां कंडेंसर में क्या होता है कि इससे हीट बाहर रिजेक्ट होता है, इससे हीट बाहर रिजेक्ट होता है। अब रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, रेफ्रिजरेंट हो जाता है कूल,
ठंडा हो गया रेफ्रिजरेंट, फेज चेंज हो गया, लेकिन है तो हाई प्रेशर पे, तो अब उसको फिर कंडेंसर से इवेपोरेटर पे लाना है, तो हम एक थ्रॉटलिंग वाल्व लगाते हैं, जिसे कहते हैं हम एक्सपेंशन वाल्व, यहां पे कहते हैं इसको थ्रॉटलिंग वाल्व। यहां पे किसको कहते हैं? थ्रॉटलिंग वाल्व। बेसिकली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में थ्रॉटलिंग वाल्व में कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं पतले पतले से, ठीक है, जहां से क्या होता है? एक्सपेंशन हो जाता है। क्लियर? तो ये है आपका वीसीआरएस का बेसिक डायग्राम। इस डायग्राम को बनाइए, फिर कुछ लाइन लिखते हैं। इसमें आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको मन करे तो मान लो हमने मान लिया कंप्रेसर के इनलेट को 1, एग्जिट को 2, ये 3 और ये 4, ताकि आगे डायग्राम बनाने में सही रहेगा। कॉपी कीजिए, फिर लिखेंगे लाइन। कॉपी हो गया? चलिए कुछ लाइन लिखवाते हैं, ठीक है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, ये आपको लिखना है खुद से। लिख लोगे मैं लिखवाऊंगा तो? ठीक है ना? मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिखवाना चाह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन। जैसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉम्प्रेसर, ठीक है ना? पहले हेडिंग डालेंगे कॉम्प्रेसर, फिर लिखवा देंगे इसके बारे में, फिर कंडेंसर, इस टाइप से लिखते चलेंगे। लिखिए कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, कॉम्प्रेसर लिखिए, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, it is a mechanical device in which energy is transferred from, in which energy is transferred from, energy is transferred from rotor to working fluid, energy is transferred from rotor to working fluid, rotor to working fluid। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, compressor is used to increase pressure, compressor is used to increase pressure and it handles gaseous phase only, and it handles gaseous phase only, and it handles gaseous phase only, and it handles gaseous phase only। सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज को ही हैंडल करता है और किसी फेज को नहीं करता है। हो गया यहां तक? कंप्रेसर सबका लिख गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट इवेपोरेटर, 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 इवेपोरेटर। इवेपोरेटर लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इट इज द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, इट इज द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, it is the type of heat exchanger in which
in which heat is absorbed by working fluid, in which heat is absorbed by working fluid, in which heat is absorbed by working fluid at constant pressure, at constant pressure. Next, condenser. लिखिए, it is a type of heat exchanger. It is a type of heat exchanger in which it is a type of heat exchanger. It is a type of heat exchanger. It is a type of heat exchanger in which heat is rejected by refrigerant. In which heat is rejected by refrigerant. Heat is rejected by refrigerant at constant pressure. Heat is rejected by refrigerant at constant pressure. In which heat is rejected by refrigerant at constant pressure. At constant pressure. At constant pressure. हो गया यहां तक? नेक्स्ट, थ्रॉटलिंग वाल्व. थ्रॉटलिंग वाल्व. थ्रॉटलिंग वाल्व. थ्रॉटलिंग वाल्व. थ्रॉटलिंग वाल्व. लिखिए, फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज. फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज. फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज. Flow through a restricted passage. Flow through a restricted passage, comma, partially open valve. Partially open valve. Partially open valve is known as throttling. Is known as throttling. Is known as throttling. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस. इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस. इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस. क्या होता है आइसोएंथैल्पी का मतलब? किसी ने पूछ दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोएंथैल्पिक, तो क्या जवाब देंगे? इट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस आप लिख रहे हैं. किसी ने पूछ दिया क्या होता है, तो एंथैल्पी सेम, H1 इक्वल्स टू H2. Next, throttling always results a decrease in pressure. Throttling always results a decrease in pressure. Throttling always results a decrease in pressure. A decrease in pressure. Throttling always results a decrease in pressure. A decrease in pressure. Next point, throttling is irreversible adiabatic process. 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 हो गया यहां तक? चलिए अब इसके प्रोसेस की बात करें. अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं. देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखिएगा, लिखिएगा मत. सबसे पहले देखिए इसका प्रोसेस. अगर हम बात करें 1 से लेके 2 तक कंप्रेशन हो रहा है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल
एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। इसके बाद है आपका 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसके बाद है 3 to 4, यह है आपका आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन। लास्ट 4 to 1, 4 to 1 में प्रेशर चेंज नहीं होता है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन, नॉट रिजेक्शन, एक्सट्रैक्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन। अब देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल इसके हम पीवी एंड टीएस डायग्राम की बात करने जा रहे हैं आपके साथ में, पीएच एंड टीएस डायग्राम की। ये मान लो है पी, या मान लो ये है एस और ये है टी, ये है एस और ये है टी। तो अगर हम बात करें टीएस डायग्राम की डोम की, तो टीएस डायग्राम का डोम कैसा दिखता है? कुछ ऐसा बताया था आपको। टीएस डायग्राम का डोम कुछ ऐसा दिखता है, कल लास्ट क्लास में बोला भी, तब पढ़ के आने के लिए। तो आप पढ़ के आए होगे या नहीं पढ़े हो? पढ़ के आए हो या नहीं? देखो अब यहां पे ध्यान से, यहां पे कंडेंसर प्रेशर कौन है और इवेपोरेटर प्रेशर कौन है? यहां पे कंडेंसर प्रेशर कौन है और इवेपोरेटर प्रेशर कौन है? यहां पे कंडेंसर प्रेशर कौन है और इवेपोरेटर प्रेशर कौन है? जल्दी बताइए। ए है कंडेंसर एंड बी है इवेपोरेटर, बिल्कुल सही। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 पॉइंट इवेपोरेटर प्रेशर पे है या कंडेंसर प्रेशर पे, 1 पॉइंट इवेपोरेटर प्रेशर पे है या कंडेंसर प्रेशर पे, 0.1 की बात हो रही है, सिर्फ 0.1 की बात हो रही है। इवेपोरेटर प्रेशर पे या कंडेंसर प्रेशर पे? इवेपोरेटर प्रेशर पे नहीं, इवेपोरेटर का एग्जिट है। तो कहां पे ले, ये पूरा तो इवेपोरेटर प्रेशर है ना, यहां से लेके यहां तक तो इवेपोरेटर ही है। तो 1 पॉइंट को कहां लें? तो इसके लिए हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एजम्पशन। हमें नहीं पता है कहां लेना है, तो यहां पे हम बात करते हैं एक एजम्पशन की। फर्स्ट एजम्पशन ये कहता है एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर और एंट्री ऑफ कंडेंसर, एंट्री ऑफ कंप्रेसर ना, एंट्री ऑफ कंप्रेसर, दोनों एक ही पॉइंट है। देखो ध्यान से, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर, अगर हम बात करें एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर और एंट्री ऑफ कंप्रेसर, क्या दोनों एक ही पॉइंट है या अलग अलग पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। नहीं, रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड वेपर, रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड वेपर।
अब रेफ्रिजरेंट पॉइंट, अब कहां पे होगा रेफ्रिजरेंट, ये तो पता चल गया। अगर हम एग्जिट की बात कर रहे हैं तो एग्जिट पे रेफ्रिजरेंट तो यही होगा, एग्जिट पे रेफ्रिजरेंट तो यही होगा ना, या कहीं और। अब यहां से 1 से 2 आइसोएंट्रोपिक है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ऐसे ही ना, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो ये पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2। अब जब यहां कंडेंसर में पहुंचा है तो ये सुपर हीटेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, देखना ध्यान से, सबसे पहले इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, दिख रहा है, और फिर इसका फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ। फिर क्वेश्चन वही था कि 3 पॉइंट कहां मार्क करें, फिर से क्वेश्चन यही था कि सर 3 पॉइंट कहां मार्क करें, तो फिर जाएगा एजम्पशन 2। एजम्पशन 2 ये कहता है एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर और एंट्री टू द expansion valve, refrigerant is saturated liquid, saturated liquid, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। यहां समझ क्यों आएगा, जब लास्ट क्लास पढ़ के नहीं आइएगा तो कहां से समझ में आएगा। मैंने बोला भी था इसी कारण से कि लास्ट क्लास आपको पढ़ के आना था, आप पढ़ के ही नहीं आए हो बिल्कुल। मैंने बोला था ना पढ़ के आने के लिए, या नहीं बोला था। अब देखो यहां पे 3 पॉइंट हो गए डिसाइड, 3 पॉइंट आ गए यहां पे। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आश्चर्य की बात है। अब 3 से 4 तक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, तो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि अभी हमने लिखवाया है इट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, वो होता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो लिखवाया था मैंने कि एडियाबेटिक प्रोसेस की एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी, कैन नेवर डिक्रीज, लिखवाया था। The entropy of adiabatic process, the entropy of adiabatic process can increase or remains constant but never decrease। तो यहां हमने एंट्रोपी इंक्रीज करवा दिया। तो ये हो गया आपका 3 से 4। अब लास्ट 4 से 1, तो 4 से 1 की जब बात करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 4 से 1। क्योंकि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका 4 से 1। ये बन गया इसका डायग्राम, कॉपी कीजिए प्लीज।
हो गई कॉपी? कॉपी कर लिए? तो करना क्या है आपको कि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अभी ये डायग्राम तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है? कल का पूरा क्लास इसी डायग्राम पे चलने वाला है, तो ये डायग्राम देखिएगा, समझिएगा। भूलने से तो कोई उपाय नहीं है ना कि मैं मैं भूल गया। अब इसमें हो क्या सकता है? उसमें यही हो सकता है ना कि या तो आप पढ़ो या तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ तो देखो ना, क्या कोई मुहूर्त निकालना थोड़ा ना उसके लिए है। या तो आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर से टाइम जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, तुम्हारे लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है, तो वो लेक्चर रिवाइज करके आना है, क्योंकि उसी लेक्चर पे अब पूरा पावर प्लांट डिपेंड करेगा, पूरा आरएससी डिपेंड करेगा, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना? कल हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे। आपको मैंने 5 पेज भिजवाया था, आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट 5 पे रिवीजन करते रहिए थर्मोडायनेमिक्स का, जैसे जैसे भेजा जा रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक इतना पढ़ के आइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।